हेलो एवरीवन, RO 2023 की हिस्ट्री रिवीजन की इस सीरीज़ में आज हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत के प्रशासन से संबंधित प्रश्नों को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना है। तो यह नहीं माना है क्यों? क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। तो भारत की जो अधिकतर आबादी थी वह इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी, इसलिए दिल्ली सुल्तानों के शासन को इस्लामी नहीं माना है बर्नी ने। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो यह थे तुर्क। अधिकतर अमीर और ज़्यादातर सुल्तान सभी तुर्की थे और लोदी वंश अफगानी था, जबकि उससे पहले के ज़्यादातर सभी तुर्क थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली सल्तनत के राजस्व निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। तो ये बिल्कुल ही सही है, राजस्व वसूली का प्रभारी आमिल कहलाता था। दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी, देसी नहीं थी, यह एक विदेशी संस्था थी जो कि ईरान में प्रचलित थी। यह ईरान की संस्था थी। मीर बख्शी का पद दिल्ली के खिलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया। तो मीर बख्शी एक सैन्य पद है जो कि मुग़ल काल में प्रचलित हुआ था, मुग़ल काल में, जबकि यहाँ पर प्रचलित रहा है दीवाने अर्ज या दीवाने आरिज। तो दिल्ली सल्तनत के सैन्य प्रशासक को दीवाने अर्ज कहा जाता था, मीर बख्शी नहीं, इसलिए केवल एक सही होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता इक्ता व्यवस्था की नहीं है? इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है, राजस्व एकत्रित किया जाता था। सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था, तो ये भी बिल्कुल सही है, सियासतनामा से इक्ता व्यवस्था की जानकारी मिलती है, जो कि अबू अली हसन इब्न अल तुसी के द्वारा लिखी गई है। बहुत ही लंबा नाम है और इनको शॉर्ट में निजामुल मुल्क भी कहा जाता है। इनके द्वारा फ़ारसी में लिखी गई ये बुक है। और इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था, तो ये बिल्कुल ही गलत है। खालसा भूमि से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था, जबकि इक्ता व्यवस्था में जो राजस्व एकत्रित किया जाता था वह राजस्व इक्तादार के पास रहता था, जिससे वह अपने क्षेत्र का प्रशासन चलाता था और राज्य के लिए सेना रखता था। इस प्रकार वह कार्य करता था। मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, तो बिल्कुल सही है, मुक्ति यानी इक्तादार को ही मुक्ति कहा गया है, तो इसको राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, ये भी सही है, तो केवल सी गलत है इसका। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? तो कौन सा आरोही क्रम में है? तो है ए, परगना, सरकार, सूबा। जो राज्य था, जो पूरा राज्य था, यानी कि जो पूरा सल्तनत काल का जो राज्य होता था वह सूबों में बटा होता था। जैसे कि आज के समय के राज्य होते हैं, ऐसे ही सूबे होते थे, सूबों में बटा था। ये जो सूबे थे, इन सूबों को सरकार में बांटा गया था, जैसे आज के ज़िले होते हैं, और इन ज़िलों को परगनों में बांटा गया था, जैसे कि आज के समय की तहसील वगैरह होती हैं, और इन परगनों के अंतर्गत ग्राम आते थे, ग्रामों का एक समूह होता था परगना। तो इस प्रकार सबसे छोटी इकाई है परगना, उसके बाद सरकार और उसके बाद सूबा। दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की? तो यह की है बलबन के द्वारा। बलबन ने सबसे पहले सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर दिया है, एक तरफ दिए हैं विभाग और दूसरी तरफ उनके निर्माता, यानी सबसे पहले उनका निर्माण कौन से शासक ने किया है? दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सबसे पहले बनाया गया है। यह राजस्व विभाग था, राजस्व विभाग। दीवाने अमीर कोही मोहम्मद तुगलक यानी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया सबसे पहले। यह कृषि विभाग था, कृषि को उन्नत बनाने के लिए किया गया था और किसानों को डायरेक्ट फ़ायदा, यानी कि जैसे वर्तमान सरकार डायरेक्ट सब्सिडी और इस तरीके के कार्यक्रम चला रही है, इसी तरह से डायरेक्ट फ़ायदा देने के लिए किसानों को के लिए यह मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। दीवाने खैरात ये फ़िरोज़ तुगलक ने बनाया है। गरीब और कमज़ोर लोगों के लिए दान के लिए बनाया गया है। इससे गरीब मुस्लिम लड़कियों की शादी और इस तरीके के काम किए जाते थे। दीवाने रियासत बलबन नहीं, ये दीवाने रियासत को बलबन ने नहीं बल्कि अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया है। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बनाया है और ये बाजार नियंत्रण से संबंधित था, यानी कि रियासत के बाजारों का नियंत्रण अलाउद्दीन ने करने के लिए दीवाने रियासत बनाया था। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पर बताना है कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें पहला ही सही सुमेलित है, दीवाने बंदगान। यह दास विभाग था, दासों के लिए बनाया गया था, गुलामों के लिए। दीवाने बंदगान, फ़िरोज़ तुगलक को गुलामों का बहुत ज़्यादा शौक़ था और उसके समय में 1,80,000 से ज़्यादा गुलाम थे उसके पास। दीवाने मुस्तखराज ये अलाउद्दीन के द्वारा बनाया गया है। दीवाने कोही या दीवाने अमीर कोही मोहम्मद तुगलक के द्वारा बनाया गया है और दीवाने अर्ज बलबन के द्वारा बनाया गया है। तो इसके मैच इस तरीके से होंगे। सल्तनत काल में दीवाने अमीर कोही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो यह था कृषि से संबंधित। किसानों को डायरेक्ट फ़ायदा देने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने यह बनाया था। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना की है? तो वह की है मोहम्मद बिन तुगलक ने। यहाँ सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। दीवाने अर्ज यह एक तरफ दिए हैं विभाग और दूसरी तरफ उनके संबंधित विषय दिए हैं। तो दीवाने अर्ज था एक सैन्य विभाग जो कि बलबन के द्वारा बनाया गया था। दीवाने रिसालत यह था एक धार्मिक मुद्दों से संबंधित विभाग। दीवाने इंशा यह था सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित और दीवाने वजारत यह था वित्तीय मामलों से संबंधित। दीवाने वजारत यानी कि यह वजीर से संबंधित था और वजीर ही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली अधिकारी था जिसको सल्तनत काल में, और इसके पास वित्तीय मामले रहते थे और वजीर को प्रधानमंत्री भी कहा जाता था। दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था, तो यह था रक्षा विभाग से, रक्षा यानी कि सैन्य विभाग से। निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो यह हुआ है तुगलक वंश के समय। विजारत बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थी इस समय। मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी, तो यह किस तरह की संरचना थी? मंगोल तुर्क, तुर्क मंगोल, फारस अरब, तुर्क मंगोल, ये दोनों का थी, या फिर इसका सही आंसर होगा फारस अरब, तुर्क मंगोल और भारतीय तत्वों का, यानी कि ये सभी तत्व विद्यमान थे मध्यकालीन सरकारों में। निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? तो इसमें से कौन कौन है जो भूमि उत्पाद यानी कि कृषि के ऊपर लगने वाले कर थे?
तो यह था खराज, उश्र और मुक्तई। खुम्स यह एक लूट का कर था, लूट जो कि सेना के द्वारा जब युद्ध में लूट की जाती थी तो उसमें से 1/5 हिस्सा सरकार को देना पड़ता था और बाकी का 4/5 हिस्सा सैनिक आपस में बांट लेते थे। हालांकि अलाउद्दीन के समय में यह 4/5 कर दिया गया है सरकार का हिस्सा इसमें। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो यह की थी इल्तुतमिश ने। सबसे पहले भारत में इक्ता व्यवस्था इल्तुतमिश ने प्रारंभ की है। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी तो वह होता था चौधरी। सबसे बड़ा ग्रामीण अधिकारी होता था भू राजस्व का। शर्ब कर लगाया जाता था, तो यह लगाया जाता था सिंचाई पर। फिरोज तुगलक ने नहरें बनवाई और उसके बाद किसानों से, जो उन नहरों से सिंचाई करता था, उन किसानों से हक ए शर्ब नाम का कर लिया था। हक ए शर्ब। जवाबित का संबंध था, तो यह था राज्य कानून से। राज्य के कानून का यह शब्द जवाबित, इसका अर्थ राज्य के कानून से होता था। हदीस है एक, तो यह है एक इस्लामिक कानून। हदीस एक इस्लामिक कानून है। इस्लामिक कानून में कुरान, हदीस और राज्य के कानूनों से संबंधित कानून चलते थे। उसी में एक है हदीस। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ है, तो यह है इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। यानी कि इक्तादार अपने राजस्व वसूली से जो पैसा उनको मिलता था उससे वह सुल्तान के लिए सेना रखते थे और अपने क्षेत्र का प्रशासन करते थे, और इसके साथ साथ वह सरकारी खजाने में कुछ राशि जमा कराते थे जिसको फवाजिल कहा जाता था। सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। तो यह थी जीतल और टका। यह इल्तुतमिश के द्वारा चलाई गई थी दोनों ही मुद्राएं। यह चांदी का सिक्का था और जीतल तांबे का। निम्न में से किसने टका नामक चांदी का सिक्का चलाया था? तो यह चलाया था इल्तुतमिश ने, टका और जीतल। सल्तनत काल के सिक्के टका, शशगनी, जीतल किन धातुओं के थे? तो वह थे चांदी के और तांबे के। टका और शशगनी चांदी के सिक्के थे, जबकि जीतल तांबे का सिक्का था। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ है? तो यानी बगदाद का जो अंतिम खलीफा था उसका नाम किसके सिक्कों पर अंकित हुआ है? तो वह हुआ है अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर। यह एक ममलूक यानी कि गुलाम वंश का शासन है। गुलाम वंश का शासक है ये। तो दिल्ली सल्तनत के प्रशासन से संबंधित प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए। इसी तरह के और वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें।